एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूकेपीडिया में। आप लोगों ने कल पढ़ा था गोरखा राज्य का इतिहास और कुमाऊं में आधिपत्य को लेकर के। आप लोगों को उम्मीद है, देखिए सबसे पहले तो गोरखाओं का नामकरण क्लियर हुआ होगा, नेपाल का नामकरण नेवार जाति से हुआ था ये भी क्लियर हुआ होगा। सैन्य शक्ति में आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कुमाऊं गढ़वाल या अन्य हिमालयी राज्यों की सेना इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मैंने ये भी बताया था कि क्या बोलते हैं, यहाँ के जो कुमाऊं गढ़वाल या अन्य हिमालयी राज्य जितने थे उनके पास अपनी स्थायी सेना भी नहीं थी। उसके बाद आपने 24 को मैप में देखा होगा, 22 भी देख ली होगी, डोटी जुमला किसे कहते हैं उसे भी आप लोगों ने क्लियर किया था। और फिर हिमालयी राज्य के विजेता के तौर पर हम उभरते हुए देखते हैं किसको, गोरखा को। उसके बाद कुमाऊं गढ़वाल में आक्रमण और कुमाऊं हमले की हकीकत। तो अब हम ये 2-3 टॉपिक जो हैं आज नीचे देखेंगे। देख लीजिए आप लोगों ने क्या क्या देखा था, इसको आप लोग देख चुके। नेपाल में किस तरीके से जो है आक्रमण करना और फिर इस तरीके से बंदूकों को जो है क्या बोलते हैं, बंदूकों को इधर लाना, बंदूकों का प्रयोग करके जो है कुमाऊं हमले वगैरह वगैरह करना। और आप लोगों ने कल लास्ट पढ़ा था चौतरा या चौतरिया का जो मतलब होता है, मैंने आप लोगों को बताया था एक चबूतरे में बैठने वाला, या चबूतरे में या जो आपका शासन या ये कह लीजिए निर्णय सुनाने का अधिकार जिसके पास होता था, वो राज परिवार से संबंधित जो व्यक्ति होता था उसे चौतरिया कहते थे। दूसरा आपका सुब्बा शब्द है। सुब्बा का अर्थ आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया था कि वो राज्यपाल वगैरह होता है। और आज यहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सुब्बा, जो हम पहले देखेंगे कुमाऊं में कौन कौन सुब्बा रहे। अभी कुमाऊं आक्रमण मैंने आप लोगों को नहीं क्लियर किया है। कुमाऊं आक्रमण लास्ट में भ्रांतियों के साथ कौन कौन सी भ्रांतियां हैं, क्या हकीकत है, उसको लास्ट में हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग कुमाऊं में कौन कौन सुब्बा रहे वो देख लेते हैं। देखिए, अगर आप जोगामल्ल की बात करें तो कुमाऊं में सबसे पहला जो हमारा क्या बोलते हैं सुब्बा रहा वो जोगामल्ल रहा। और उसका टाइम पीरियड आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पर भी 1790 से नहीं देता, बल्कि किसी भी पुस्तक में उसका टाइम पीरियड 1791 से 93 देता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि मान लीजिए अप्रैल में अगर हमला हुआ होता, अप्रैल 1790 में हमला हुआ होता, तो क्या पूरे 1 साल तक कुमाऊं में कोई भी क्या सुब्बा नहीं नियुक्त हुआ? क्या शासन सीधे जो है नेपाल से चलता था, काठमांडू से चलता था? आप लोगों को बहुत सारे सवाल यहाँ करने चाहिए, पर चूंकि हमारी पुस्तकें सवाल करने की अनुमति नहीं देती, इस वजह से भी मुझे लगता है हम लोग सवाल नहीं कर पाते हैं। हम लोग जो है एक दायरे में सिमट करके रह जाते हैं, जबकि मुझे लगता है हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए चीज़ों के प्रति, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तकें नहीं अलाउ करती है सारी चीज़ों के लिए। खैर, देखिए सबसे पहला जो नेपाली सुब्बा था कुमाऊं में वो था जोगामल्ल। और इसके बारे में हम बात करें तो देखिए इसने जो है बीसी व्यवस्था जो है कुमाऊं क्षेत्र में शुरू कर दी थी। और बीसी व्यवस्था क्या थी? हालांकि अगर हम एक तरीके से बंदोबस्त की बात करें, सेटलमेंट की बात करें, तो सेटलमेंट तो ये नहीं लाया था, पर इसका मानना ये था, मोटे मोटे अंदाज के तौर पर इसने बोला था कि जो प्रत्येक आबाद ज़मीन है, आबाद ज़मीन मतलब जो इसमें खेती होती है, जोत भूमि जिसे हम लोग कह सकते हैं, प्रत्येक आबाद ज़मीन को प्रति बीसी यानी कि हर 20 नाली पर 1 रुपये टैक्स जो है किसान को देना पड़ेगा। याद रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन है कि बीसी व्यवस्था की शुरुआत किसने करी? तो बीसी व्यवस्था की शुरुआत करी थी जोगामल्ल ने। और बीसी क्या है? देखिए बीसी मतलब 20 है, बीसी का मतलब 20 से है, यानी कि यहाँ पर 20 नाली ज़मीन पर 1 रुपये टैक्स का निर्धारण जोगामल्ल ने किया। मैं इनको बहुत शॉर्ट में इसलिए भी लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, और ये से हम लोगों ने ज़्यादा जो है इलाबोरेशन की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग भी इससे इतना ज़्यादा तवज्जो ना भी दें, तब भी आप लोगों का ये काम चल जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, दूसरा जो हमारा क्या बोलते हैं सुब्बा है काजी नरशाही, 1793 से 94, केवल 1 साल का समय इनका है। हिमाचल मूल के अगर हम उस समय बात करें, देखिए अल्मोड़ा की अगर राजनीतिक स्थिति की बात करें तो 1791 में जब से या फिर 1791 आप लोग सुन रहे हैं मेरे मुंह से, तो आप लोगों ने अभी तक 1790 पढ़ा होगा, तो आप लोग 1790 भी समझ करके चलें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस बात को लेकर। हालांकि मैं लास्ट में इसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूँगा। तो 1790 की बात करें, 1790 की बात करें तो देख लीजिए 1790 में था, 91 में था। मैं इस बहस को लास्ट में लेके चलूँगा, पर मैं 1791 बोल रहा हूँ तो आप लोग 1790 भी मान के चलिए, क्योंकि बहुधा जो मार्केट में प्रचलित पुस्तकें हैं उसमें 1790 ही दिया है। फिर भी मैं 1791 के तौर पर ही उसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 1791 में जब अल्मोड़ा में जब इसमें हमला हो गया था
अल्मोड़ा में जब हमला हो गया था तो गोरखों ने जो है वहाँ अपना जो है एक तरीके से राज कायम करना शुरू कर दिया, और उसी राज में हमारे यहाँ कुछ हिमाचली राजपूतों की जातियाँ बसती थी। उनमें से सबसे बड़े जो है, देखिए बेसिकली अगर आप हिमाचली राजपूतों की जातियों पे सबसे बड़ों की बात करते हैं, वो तो आपके चौधरी, जो कि द्वाराहाट क्षेत्र के चौधरी वगैरह जो है उनमें शामिल होते हैं। पर अगर हम बात करें नगरकोटी की, तो नगरकोटी ब्राह्मण भी हैं बेशक, और नगरकोटी जो है राजपूत भी है। और ये दोनों की उत्पत्ति जो है नागरकोट क्षेत्र जो आपका कांगड़ा में है, हिमाचल में है, तो हिमाचल के नगरकोट से आए, इसलिए इनको नगरकोटी कहा जाता है बेसिकली। अल्मोड़ा में बहुतायत नगरकोटी जो है राजपूत मिलते हैं, और नगरकोटी राजपूत क्या चाहते थे कि वो चंदों के शासन, क्योंकि चंदों के समय पे वो जमींदार के तौर पर काम करते थे, क्या बोलते हैं पश्चिमी अल्मोड़ा की तरफ, ये विशेष तौर पर जो है पश्चिमी अल्मोड़ा नहीं बल्कि मुख्य अल्मोड़ा के परिसर में भी इनका उस समय तक तो अस्तित्व था। हालांकि बाद में इसी घटनाक्रम के बाद वो पश्चिमी अल्मोड़ा की तरफ चले गए, कोसी नदी घाटी की तरफ वो चले गए। पर पहले ये घटनाक्रम क्या था वो समझते हैं। देखिए जो नगरकोटी राजपूत थे वो क्या करते थे कि सामान्य जनता को जो है गोरखों के खिलाफ भड़काने का काम करते थे। इनका कहना था कि जो है गोरखे अत्याचार कर रहे हैं, इससे अच्छा चंदों का शासन था। इस तरीके से जब भड़काते थे तो काजी नरसाही को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया, और उसने क्या किया, नरसाही ने एक तरीके से मिशन शुरू किया, जिस मिशन के तहत इसने सबसे पहले देखिए ढाकचा सैनिकों का गठन किया। ढाकचा सैनिक, यहाँ तथ्य लिखे हुए हैं, हालांकि मैं इन तथ्यों के इतर जा रहा हूँ, आप लोग इस पर नज़र बनाइए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, जो शब्द यहाँ पर आएंगे उनकी मैं चर्चा करूँगा। ढाकचा सैनिकों का गठन किया, और ढाकचा सैनिकों का जो गठन करने के बाद क्या किया, जो नगरकोटी जितने भी मिलते थे, नगरकोटियों का जो है नरसंहार किया, यानी कि नगरकोटियों को जो है मारना इन्होंने शुरू कर दिया। इस नरसिंस हत्याकांड को, नरसिंस कहने का मतलब इस जो है मानव हत्याकांड को जो है कुमाऊं के इतिहास में क्या कहा जाता है, नरसाही का पाला, नरसाही का मंगल या मंगल की रात कहते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीटेड है कि नरसाही का मंगल किसे कहते हैं, नरसाही का पाला किसे कहते हैं, नरसाही की मंगल की रात किसे कहते हैं। तो वो काजी नरसाही द्वारा जो नगरकोटी राजपूत थे उनको मारे जाने के तक का जो घटनाक्रम है उसे जो है क्या बोला जाता है, नरसाही का पाला या नरसाही का मंगल या मंगल की रात इसे कहा जाता है। अब हम बात करें ढाकचा सैनिक। ढाकचा सैनिक है क्या बेसिकली, अब आप लोग ये समझ जाइए, मैं कल भी चर्चा कर रहा था, सैनिक अगर हम बात करें तो हमारे पास तो कभी भी स्थायी सेना नहीं होती थी। हमारे पास बोले तो कुमाऊं और गढ़वाल के पास, हमारे से मतलब मैं कुमाऊं और गढ़वाल से ही लूँगा, हमारे पास कोई भी जो है स्थायी सेना नहीं होती थी। और स्थायी सेना नहीं होती थी तो हम क्या करते थे, मैंने कल बताया था 300 लोगों का एक या 300 सैनिकों का एक गोल होता था, और उस गोल का निर्धारण करने के लिए फौजदारों द्वारा जो है उन गोलों को इकट्ठा किया जाता था, और जो है क्या होता था, युद्ध में हिस्सा लेते थे। और यहाँ पर देखिए दो टर्म्स जो है नेपाली समय में आप लोग देखेंगे, नेपाली या गोरखाली राज में हम लोग देखेंगे, एक शब्द है ढाकचा, दूसरा शब्द है जागचा या जगरिया। ढकरिया सैनिक और जगरिया सैनिक भी आप लोग कह सकते हैं। ढाकचा या जागचा को ढकरिया सैनिक या जगरिया सैनिक भी कह सकते हैं। ढकरिया सैनिक एक तरीके से वो वैकल्पिक सैनिक होते हैं, जो सैनिक क्या काम करते हैं बेसिकली, इनको एक तरीके से वैकल्पिक सेना, यानी कि ऐसे समय आपात स्थिति में जो है इनको सेना में भर्ती कर लिया जाता है, केवल कुछ समय के लिए वैकल्पिक तौर पर जो है इन्हें सेना में भर्ती कर लिया जाता है, और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के बाद इन्हें वापस कर दिया जाता है। जैसे देख लीजिए ऐसे ही एक दूसरा शब्द आता है, मैंने बोला जगरिया या जागचा। अब जगरिया का शब्द बहुत अलग हो गया है, अर्थ अब वर्तमान समय में जो जागर गाता है उसे जगरिया कहते हैं, पर जागचा या जगरिया सैनिक कौन होते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने या बहुत सारे राज्य सरकारों ने इस एपिडेमिक आपात में, जो कोविड-19 के एपिडेमिक आपात में क्या किया है, जो रिटायर्ड हो चुके डॉक्टर्स थे उनसे सेवा लेने का कार्य किया है। सेना ने भी ये काम किया है, लगभग मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में भी ये काम होता है कि रिटायर्ड प्रोफेसर है और उन प्रोफेसरों की पुनर्नियुक्ति कर दी जाती है, और पुनर्नियुक्ति करके उनसे कार्य लिया जाता है। तो सैनिकों में भी ऐसे आपात स्थिति में जो सैनिक नेपाल में या गोरखों के रिटायर हो जाते थे, उन सैनिकों को जो है वापस काम पर बुला करके जो कार्य किया जाता था, उन सैनिकों को जगरिया सैनिक या डाकचा कहते थे बेसिकली। ठीक है, तो डाकचा और जागचा में केवल इतना अंतर है। डाकचा याद रखिएगा जो वैकल्पिक सैनिक है, और जागचा जो है रिटायर्ड सैनिकों को पुनर्नियुक्ति करके जो है सेना में शामिल करना। दो टर्म
टर्म्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और याद रखिएगा, जागचा सैनिकों का सृजन कर जो है नगर कोटियों का सत्यानाश या नगर कोटियों की हत्या या नरसंहार का कार्य किया काजी नरशाही ने। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला जो हमारा क्या बोलते हैं, अगला हमारा जो सूबा था वो था अजब सिंह ख्वास। अब अजब सिंह ख्वास की बात करें तो इसके साथ जो है नायब सूबा श्रेष्ठ थापा और फौजदार जसवंत भंडारी भी जो है इधर आए थे। इनके बारे में ज़्यादा कोई विवरण आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चौथे जो हमारे सूबा रहे वो रहे अमर सिंह थापा 1795-96। इसके साथ गोविंद उपाध्याय, देख लीजिए एक नाम अभी आप लोगों को बाद में भी इससे संबंध में मैं आप लोगों को बताऊँगा। गोविंद उपाध्याय को कारदार और भक्ति थापा को फौजदार बनाया गया इसके साथ, अमर सिंह थापा के साथ। ये गोविंद उपाध्याय हमारे एक कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं। उपाध्याय कौन नेता है आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को नाम याद हो। उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके पूर्वजों में से ये गोविंद उपाध्याय। ये मूल रूप से नेपाल से हैं, अब जो है वर्तमान में उत्तराखंड का हिस्सा हो चुके हैं। खैर मैं उस पर नहीं जाऊँगा अभी, पर आप लोगों को शायद पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगला सूबा बनाया गया परबल राणा को 1796 से 97। इसके साथ जयकृष्ण थापा को जो है नायब सूबा बनाया गया। अब नेक्स्ट आपका आता है बमसा। देखिए बमसा को 1797 से 99 तक जो है सूबा नियुक्त किया गया। इसके साथ इसी के छोटे भाई रुद्रवीर शाह को जो है क्या बोलते हैं नायब सूबा बनाया गया। इसने जो है एक महत्वपूर्ण जो टैक्स सिस्टम है, मैं थोड़ा सा इसको इलाबरेट भी करूंगा। देखिए 5 रुपये प्रति ज्यूला के हिसाब से ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया। अब आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। देखिए ब्राह्मणों पर कर लगाया गया तो ये क्या विशिष्टता है इसकी। अब ये कर क्यों पड़ा जाता है, बेसिकली कुसही नामक जो कर हैं 5 रुपये प्रति ज्यूला के हिसाब से ब्राह्मणों से जो लिया जाने वाला कर था, वो कर क्यों महत्वपूर्ण है, इसे इतना समझ लीजिए आप लोग केवल कि जो कुमाऊं क्षेत्र है, देखिए कुमाऊं और गढ़वाल में थोड़ा सा बेसिक सा अंतर यही है टैक्सेशन को लेकर के। खासकर कुमाऊं में कुमाऊं के राजा जो है ब्राह्मणों को स्पेशल छूट देते थे, विशेष छूट देते थे। इवन जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। वो चाहे आपका क्या बोलते हैं खेती करने वाला ब्राह्मण हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं जमींदार ब्राह्मण हो, किसी प्रकार का उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। जबकि गढ़वाल में ऐसा नहीं था। गढ़वाल में क्या था, गढ़वाल में अगर आप देखेंगे तो गढ़वाल में सबसे टैक्स लिया जाता था। इवन जो सन्यासी आते थे, बाहरी राज्यों से सन्यासी आते थे, उन सन्यासियों से भी गढ़वाल में टैक्स लिया जाता था। इवन उनके अपने राज्य जो पुरोहित होते हैं, नोटियाल, उनसे भी जो है वो टैक्स वसूलते थे। कुमाऊं में बिल्कुल भी ब्राह्मणों से टैक्स वसूलने की एक तरीके से परंपरा नहीं रही चंदों के समय। अब जब कर नहीं वसूलते थे तो सीधी सी बात है, अब कुमाऊं में पहली बार जो है टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है ब्राह्मणों पर, तो सीधी सी बात है इसका प्रभाव पड़ेगा समाज पे। अब ब्राह्मण कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एक विपरीत विचारधारा की तरफ आकर्षित होंगे कि अब तक तो हम बिल्कुल टैक्स फ्री थे, अब जो है टैक्स हम पर लगाया जाने लग गया। और याद रखिएगा ये पहली बार कुमाऊं में जो ब्राह्मणों पर कर लगाया गया, ये कर आपका है 5 रुपये प्रति जूला के हिसाब से, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, कुसही कर कह रहे हैं। अब देखिए ब्राह्मणों पर अति की बात करें तो नेक्स्ट जो आपका आ रहे हैं अजब सिंह ख्वास नामक सूबा, ये दोबारा आ रहे हैं। पहले ऊपर आ चुके थे तीसरे नंबर पर, फिर अब तीसरे या चौथे नंबर पर आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये 7वें नंबर पर फिर से अजब सिंह ख्वास दोबारा आ रहे हैं। 1799 से 1800 रहे और इनके समय जो है श्रेष्ठ थापा को नायब सूबेदार या नायब सूबा और विश्राम खत्री को सरदार बनाकर या कारदार बनाकर जो है यहाँ भेजा गया। इसने जो है दूसरी बार कुमाऊं का सूबा बनने का श्रेय इसे मिलता है। इसने ब्राह्मणों के बोझा ढोने के इनकार करने पर, देखिए ऊपर तो जस्ट कुसही नामक कर लगाया गया था और यहाँ इसने क्या किया कि ब्राह्मणों के ऊपर बेगार भी लगाना शुरू कर दिया। और ब्राह्मणों के बेगार लगाने की परंपरा की ही लिहाज से ये कहा जाता है कि इसने क्या कहा, लोगों का ये मानना था कुमाऊं में कि ब्राह्मण जो है पूजनीय होते हैं, ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, तो वो बोझ कैसे लेंगे। तो इसने कहा था कि ब्राह्मणों के जो देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये लाइन लिखी गई है कि ब्राह्मणों के तो पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझ सिर पर रखो और जो है बेगार करने से आनाकानी करे उसे चाबुक मारो। तो देखा जाए तो देखिए कुमाऊं की जनता पे जो एक तरीके से ब्राह्मण बहुल जनता जो जिस रीजन में रह रही है, उस रीजन में जो है ये एक तरीके से विश्वास हो गया कि गोरखे पूरी तरीके से जो है ब्राह्मणों से एंटी है और इस वजह से जो है ये विरोध की भावना भी ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक ऐसा हमारे पास वो आता है, एक ऐसा क्या बोलेंगे हम,
सुब्बा आता है जो अपनी ही गलती के कारण यहाँ कुमाऊँ में जो है मारा गया। उसका नाम है धौंकल सिंह बसनायत 1800 से 1801। धौंकल सिंह बसनायत को अगर आप लोग बात करें तो मेजर गणपति उपाध्याय को इसके समय जो है, गणपति उपाध्याय अभी ऊपर जो उपाध्याय आप लोग सुन रहे हैं उसी का वंशज है, उसी का पुत्र है। मेजर गणपति उपाध्याय को नायब सुब्बा नियुक्त किया गया। ये जो है उग्र स्वभाव का था और उग्र स्वभाव का होने के कारण ही देखिए क्या किया इसने, ये चाहता था कि वेतन का निर्धारण या वेतन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने हिसाब से करे, और इसी के सैनिकों ने, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, इसी के सैनिकों ने जो है वेतन के उसके मामले वेतन को लेकर के इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए सैनिकों ने इसके खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। एक विद्रोह की स्थिति हो गई और उसी विद्रोह की स्थिति में जो है सैनिकों ने हथियार उठा लिया और अपने सुब्बा को मौत के घाट उतार दिया। यानी कि सीधे तौर पर याद रखिएगा, वह सुब्बा जो वेतन देने के मामले में झगड़े में मारा गया तो वो कौन है, धौंकल सिंह बसनायत है। नेक्स्ट अगला जो है देख लीजिए रुद्रवीर शाह। रुद्रवीर शाह जो है इसने कुमाऊँ आकर के टन कर या टांड कर जिसे आप लोग कहते हैं वो लगाया, और ये कर जो है बुनकरों से लिया जाता था, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये कर चंदों के समय पे भी उत्तराखंड में लगाया जाता था। अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं, करों की बात करूं, तो चंदों और गोरखों में बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को नहीं मिला अब तक, बल्कि अधिकतर नाम तो वैसे ही हैं और वह होने के बहुत सारे रीजन भी हैं। खैर आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगले 10वें आपके सुब्बा आ गए हैं काजी गजकेसर पांडे। काजी गजकेसर पांडे की हम बात करें तो इसके समय कृष्णानंद को नायब सुब्बा बनाया गया। 1803 में गढ़वाल में आए भूकंप के कारण जो श्रीनगर का महल इत्यादि टूट गया था और उसकी खबर मिलने के कारण जो है इसने अमर सिंह थापा, बमसा और हस्तिदल चौधरिया के साथ एक बड़ी सेना लेकर के जो है गढ़ राज्य पर हमला कर दिया। हालांकि ये हमला इनका तीसरा हमला था। सबसे पहला जो गढ़वाल पर हमला हो गया था वो 1791 में ही हो गया था। पूरे 6 महीने से लेकर के 6 महीने से 1 साल तक के मध्य का जो है समय इन्होंने गोरखों ने जो है लंगूरगढ़ी को जीतने की कोशिश में लगाया, पर लंगूरगढ़ी को जब नहीं जीत पाए, यहाँ लंगूरगढ़ी पर इन्होंने धावा बोला हुआ था, अपना जो है पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसे कैंप डाला हुआ था, और उसी समय जो है तिब्बत का वहाँ से आक्रमण हो गया और तिब्बत ने जो है चीन के सहयोग से आक्रमण कर दिया। तो उस आक्रमण के कारण ये अपने पांव पीछे ले गए और गढ़वाल को 1791 में ये नहीं जीत पाए। जबकि इन्होंने 1803 में जो 8 सितंबर 1803 की बात करें, गढ़वाल में बड़ा भूकंप आया जिसमें इतनी क्षति हुई, अधिकतर लोगों का आकलन है कि आधे गढ़वाल का पूरा एक तरीके से सफाचट हो गया था। उसमें श्रीनगर जो राजमहल था वो भी नष्ट हो गया था। तो ये खबर जैसे ही इनको मिली और इन्होंने हमला कर दिया, और जो है देखिए सितंबर 1803 में इन्होंने गढ़वाल में जो भूकंप आया था उसका कितना लाभ उठाया। सबसे पहले तो इन्होंने फरवरी 1803 में जो है गोरखों ने दूसरा आक्रमण किया। पहला आक्रमण 1791 में हो चुका था, जो इसका मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। अब उसके बाद दून घाटी में जो है इन्होंने ये युद्ध लड़ा, क्या बोलते हैं तीसरे आक्रमण में ये युद्ध लड़ा गया। दून घाटी के खुड़बुड़ा में जो युद्ध लड़ा गया, इसकी डेट भी अब आप लोग कहेंगे कि कैसे जो है आपने इसे 26 जून 1804 लिख दिया, जबकि आप लोग पढ़ते हैं कि ये तिथि तो आपका क्या है 14 मई 1804 होनी चाहिए। देखिए 14 मई 1804 लिखने वाले जो शख्स थे हमारे पास, जिन्होंने इसे लिखा था वो थे आपके हरिकृष्ण रतूड़ी जी। किस बेस पर उन्होंने 14 मई 1804 लिखा आज तक नहीं पता, पर इसकी जो डेट थी नेपाली सोर्सेज से हमने इसे करेक्ट करने की कोशिश करी है। नेपाली सोर्सेज में कहा जाता है कि जो खुरबुड़ा का युद्ध की डेट थी वो थी, और ये युद्ध हुआ था रोपणी के दिन। रोपणी मतलब रोपाई लगाने के दिन 15 गते आषाढ़ संवत 1861 को हुआ था, जिसकी सही जो कैलकुलेशन होती है, जो गणना होती है, वो होती है 26 जून 1804। जबकि अब आप लोग यहाँ पर डबराल शब्द इंक्लूड है, डबराल ने भी कॉपी किया है किसको, रतूड़ी जी को। सबसे पहले रतूड़ी जी ने ये डेट लिखी 14 मई 1804। उन्होंने ये कारण नहीं बताया कि 14 मई 1804 किस बेस पर लिखा है। और दूसरी एक और चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप इस बारे में बिल्कुल भी डरें नहीं, आश्वस्त रहें कि हमने जो ये 26 जून 1804 लिख दिया तो क्या हम आयोग
आयोग इस कथन को या इस क्वेश्चन के आंसर को मानेगा? क्या आयोग के सामने ये 26 जून वाली बात हमें रखनी चाहिए? अगर आप लोग भरोसा रखते हैं, भरोसा करते हैं, तो आप लोग यूँ करिए कि इस तिथि को जो है मानते हुए आप अपनी परीक्षा दीजिए। अगर नहीं मानते हैं तो जो पूर्व प्रचलित किताबें हैं उसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगर सवाल ये पूछता है हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार तो तब तो ठीक है 14 मई 1804, पर सीधे सीधे पूछता है खुरबुड़ा युद्ध की तिथि तो वो 100% 26 जून 1804 है। इसके पीछे जो स्रोत आप लोगों को चाहिए होंगे वो मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। ठीक, देखिए इसी युद्ध में जो है गढ़वाली शासक क्या बोलते हैं प्रद्युम्न शाह जो है वीरगति को प्राप्त हो गए, और प्रद्युम्न शाह का पुत्र जो है सुदर्शन शाह 12 वर्ष तक ज्वालापुर फिर बरेली कभी ज्वालापुर में जो है वनवास में रहा, और इसके भाई प्रीतम सिंह को अमर सिंह थापा ने काठमांडू भेज दिया और वहीं इसका विवाह करके वहीं जो है एक तरीके से युद्धबंदी के तौर पर इसे वहाँ रखा गया। हालांकि बाद में प्रद्युम्न शाह ने जब टिहरी रियासत की स्थापना की तो प्रीतम शाह को वापस बुला लिया गया था। अमर सिंह थापा को कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों का सूबा इस समय नियुक्त किया गया जब 1803 में जब इन्होंने गढ़वाल जीत लिया। 1803 में जैसे ही गढ़वाल जीतते हैं तो देखिए दोनों जगह का सूबा कौन बन गया? बोला अमर सिंह थापा को बना दिया गया। पर अब क्योंकि परिवर्तन तो चाहिए था, परिवर्तन की ही दरकार थी, इसलिए कुमाऊं में क्योंकि 1803 के बाद 1806 तक लगातार अमर सिंह थापा के अंडर कुमाऊं रहा, फिर 1806 में जो है कुमाऊं में क्या बोलते हैं बमसा को जो है वहाँ नियुक्त कर दिया गया, क्या बोलते हैं कुमाऊं का सूबा नियुक्त कर दिया गया। 1806 में ही जो ऋतुध्वज थापा थे अमर सिंह थापा के कोई रिश्तेदार थे जिनको अमर सिंह थापा ने अपना इस पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण के चलते जो है इसने वहाँ अपना उत्तराधिकारी या एक तरीके से कह लीजिए कि अपने सिंबॉलिक तौर पर ऋतुध्वज थापा जो है वहाँ शासन कर रहा था। ऋतुध्वज थापा को वापस बुला लिया गया और उसको अपराध के कारण जो है डोटी में फांसी भी दे दी गई, और उसके स्थान पर जो है हस्तिदल चौतरिया के बड़े भाई बमसा चौतरिया को जो है कुमाऊं बुलाकर वहाँ का सूबा नियुक्त कर दिया गया। और याद रखिएगा बमसा चौतरिया जो है 1815 तक, जब तक कि अंग्रेज़ नहीं आ जाते तब तक क्या बोलते हैं कुमाऊं का सूबा रहा, और 26-27 अप्रैल 1815 तक की बात करें जब अल्मोड़ा संधि हुई थी, अल्मोड़ा समझौता हुआ था, उस तिथि तक बमसा जो है क्या रहे कुमाऊं के सूबा रहे। अब देखिए गोरखाकालीन कर नीति, अगर आप लोग गोरखाकालीन कर नीति देख लेते हैं, इसका टैक्सेशन सिस्टम को अगर आप लोग देखते हैं, हालांकि मैंने कर नीति को ज़्यादा खोलने की कोशिश नहीं करी बल्कि केवल करों के नाम आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। ये कर ही सेम आपके चंद काल में भी देखने को मिलेंगे। ज़्यादा नामों में अंतर नहीं है, गतिविधियों में अंतर नहीं है, बस कहीं पर कर ज़्यादा है कहीं पर कर कम है। देखिए टैक्सेशन की बात करते हैं तो देखिए टैक्सेशन होना कितना ज़रूरी है ये आप लोगों को पता है, क्योंकि गोरखों के पास, हमारे पास तो स्थायी सेना नहीं थी, सैनिकों को सैलरी देना नहीं पड़ता था, तो हमें इनकम की ज़्यादा शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, पर गोरखों को तो सैनिकों की सैलरी भी निकालनी है, सारे काम करने हैं। अब जब सारे काम करने हैं और फिर क्योंकि दूसरे राज्य पे को आपने जीता हुआ है, कुमाऊं को जीत रखा है, गढ़वाल को जीत रखा है, या इस तरीके से कोई काम दूसरे नए स्टेट को जीता है, तब क्या हो जाता है आवश्यक, तब आवश्यक ये हो जाता है कि आप क्या करें, उस क्षेत्र से जो है अधिक से अधिक मात्रा में टैक्स वसूल करें। और जो गोरखा काल में कर थे, देखिए उन सारे करों के नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है पुंगाड़ी कर। पुंगाड़ी कर जो है एक तरीके से भूमि कर था, इससे लगभग 1.5 लाख रुपये सालाना आय की प्राप्ति होती थी। और सबसे अहम चीज़ याद रखिएगा, गोरखा काल में सैनिकों का वेतन, जो सैनिक इस क्षेत्र में होते थे उस क्षेत्र में पुंगाड़ी से ही जो है सैनिकों का वेतन दिया जाता था। दूसरा है देखिए सलामी। सलामी की बात करिए तो ये है एक तरीके से नजराना था, यानी कि जब आप भेंट करने दरबार में जाते थे तो आपको सलामी देनी पड़ती थी और वही सलामी को आप एक टैक्स के रूप में देते थे। फिर सेम है टीका भेंट, जब आप मान लीजिए शुभ अवसरों की स्थिति होती थी, शुभ अवसरों में शादी विवाह वगैरह वगैरह जब आप कोई करवाते थे, कोई अनुष्ठानिक कार्य करवाते थे तो उसमें टैक्स वसूला जाता था, उसे टीका भेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए तिमारी। तिमारी अगर हम इसकी बात करें तो देखिए तिमारी के साथ फौजदार को 4 आना और सूबेदार को 2 आना देना पड़ता था, ठीक है। और 1811 में जो है काजी बहादुर भंडारी और दशरथ खत्री ने इसकी दर तय की
किंतु इसका पालन नहीं होता था। यानी कि एक तरीके से तिमारी क्या होता था, जो फौजदार होता था, अब मान लीजिए ऊपर आप लोगों ने पुंगाड़ी दे दिया, भूमिकर दे दिया, तो भूमिकर की दशा में क्या होगा कि तिमारी नामक एक टैक्स जो साथ में जो या एक तरीके से कह लीजिए जो लैंड सिस्टम की व्यवस्था या भू व्यवस्था करने वाले व्यक्ति हैं, उनमें से फौजदार और सूबेदार के लिए 4 आना और 2 आना यानी कि कुल मिला के 6 आना जो है एडिशनल टैक्स की बात होती थी। और इस टैक्स को 1811 में जो है काजी बहादुर भंडारी और दशरथ खत्री ने जो है निर्धारित की थी। हालांकि ये इसका पालन कभी नहीं होता था। कहने का मतलब ये है कि ये अपनी मर्जी से जो है वो टैक्स वसूल करते थे, जो मन में आए वो लेना। नेक्स्ट देख लीजिए पगड़ी या पगड़ी। पगड़ी या पगड़ी, अगर पहाड़ी परिवेश की बात करें तो आप लोग अधिकतर लोग इसको शब्द को जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर किसी उसकी बात करते हैं, आपने कोई दुकान या फिर व्यावसायिक अनुष्ठान लेना है किराए पे, तो आप लोग कहते हैं कि मैंने पगड़ी थमा दी है। पगड़ी मतलब एक तरीके से एडवांस क्या है, काय का एडवांस देते थे आप लोग कि जो आपने जो भी अनुष्ठानिक कार्य या क्या बोलते हैं व्यावसायिक अनुष्ठान के लिए जो आपने कमरा मकान उसको लिया है, वो जो संपत्ति ली है उस संपत्ति के एक तरीके से एवज में आप पगड़ी देते हैं। तो गोरखों के समय भी ये इसी प्रकार की है। जब आप कभी किसी को ज़मीन बेचते हैं या भूमि का हस्तांतरण करते हैं, तो भूमि का हस्तांतरण जो व्यक्ति करता था उससे नहीं, बल्कि जो भूमि प्राप्त करता था उस व्यक्ति से जो है पगड़ी नामक या पगड़ी नामक कर एक मुश्त जो है लिया जाता था। ये भी जो है राज्य की कर सिस्टम में बहुत अहम रोल निभाता था। नेक्स्ट है आपका मांगा देख लीजिए, ये एक तरीके से आपातकालीन टैक्स है, इमरजेंसी टाइम पे लिया जाने वाला कर है। इसकी बात करें तो ये जो है मान लीजिए कोई आपात आ गया, युद्ध की स्थिति आ गई, तो ऐसी स्थितियों में प्रत्येक नौजवान से जो है 1 रुपये कर वसूला जाता था। और ये विशेष तौर पर युद्ध के ही दृष्टिगत या कोई अन्य आपात स्थिति के दृष्टिगत ही ये मांगा नामक टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट देखिए सुवांगी दस्तूर। यह प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपया लिया जाना। जो बीसी बंदोबस्त ऊपर आप लोगों ने पढ़ा था ना, वही बीसी बंदोबस्त को यहाँ पर आप लोग सुवांगी दस्तूर के तौर पर देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए मेज़बानी दस्तूर। यह 2.5 आना होता था, यानी कि जो मेज़बानी करने वाला व्यक्ति है उससे ये वसूला जाता था। नेक्स्ट देखिए अहम है ये सोन्या फागुन। आप लोग देखिए गोरखाणी क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि गोरखों ने जो अति मचाई थी उस अति को ही हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उसी अति की बात करें तो सोन्या फागुन एक तरीके से देखिए क्या है, ये जो त्यौहार या उत्सव होते थे उनके खर्चों के लिए, इसमें विशेष तौर पर त्यौहार और उत्सवों को मनाने के लिए जो खर्च लगता था उस खर्च की वसूली के लिए सोन्या फागुन नामक कर लिया जाता था। गोरखों की बात करें तो ये भैंसा बकरा दोनों की बलि चढ़ाते थे और विशेष तौर पर ये लोग जो है सोन्या फागुन के रूप में भैंसे और बकरों को ही लेते थे अधिकतर समय पे। और क्योंकि गोरखों की बात करें तो सावन है, दसाई या दशहरा है, फागुन के उत्सवों को में जो है भैंसों की बलि देते थे और उनके मांस को भी ये खाना बड़ा पसंद करते थे। और अभी भी अगर आप लोग देखें तो बहुत सारे गोरखाज पूज्य स्थलों में भैंसे की बलि दी जाती है। ये आम बात है, वहाँ कोई भी मुझे लगता है आश्चर्य वाली बात नहीं इसमें आती है। नेक्स्ट है देखिए टांडकर। अभी ऊपर टनकर लिखा था, इसी को टांडकर कहते हैं, यानी कि जो बुनकर होते हैं उससे वसूला जाने वाला कर जो है टांडकर के आप टनकर भी कहा जाता है। कोई नहीं, क्योंकि देखिए टान होता है कपड़ा, तो टान कर है या टांडकर है या टनकर है। हालांकि टन शब्द का अर्थ अलग होता है, टन शब्द नहीं बल्कि टणक शब्द का अर्थ अलग होता है। अभी मैं आप उसको जब टनकपुर वगैरह पढ़ेंगे तो तब शायद हम इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है मिझारी यानी कि जो शिल्पकर्मी हैं और जगरिया ब्राह्मण हैं उनसे लिया जाने वाला जो टैक्स था वो मिझारी कहलाता था। नेक्स्ट है मरो यानी कि पुत्र विहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर। रहता, ग्राम छोड़कर भागे जाने वाले व्यक्तियों पर ये कर अभी भी लगाया जाना चाहिए। मुझे लगता है इससे पलायन रुकेगा। जो गांव छोड़कर भागेगा उस पर टैक्स लगाओ, है ना, तो कहीं ना कहीं तो पलायन पे कंट्रोल होगा। नेक्स्ट बहता, छिपाई गई संपत्ति, जिसे हम लोग बाबा रामदेव की ब्लैक मनी कहते हैं। ब्लैक मनी पर जो है चलने वाला ब्लैक मनी से जो टैक्स लिया जाता था, छिपाई हुई संपत्ति पर टैक्स लेते थे, उसे बहता कहते थे। घी कर
घी कर देखिए दुधारू पशुओं के मालिकों से लिया जाने वाला कर था। अब आप थोड़ा सा इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है देखिए गोरखे बहुत ज़्यादा मेरी चालाकी से अपना काम करते थे। वो चालाकी क्या थी देखिए, जैसे मौकर से आप लोग को समझ आएगा। मौकर नाम से स्पष्ट है कि ये मौ मतलब घर, घर से लिया जाने वाला कर था, यानी कि घरों से वसूल किया जाने वाला कर था। ये दो तरीके से वसूला जाता था। देखिए दो तरीके से कैसे, कि पहले ये था कि प्रत्येक परिवार से जो है ये टैक्स के रूप में वसूला जाएगा। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, परिवार से वसूला जाएगा तो टैक्स दिया जाएगा। वो लोग फिर घर को संयुक्त परिवार, मतलब से एकल परिवार नहीं करते थे, बल्कि संयुक्त रूप से रहना शुरू कर दिया लोगों ने। बोला अगर हम संयुक्त रूप से रहेंगे तो एक परिवार से एक ही बार टैक्स जाएगा। अगर भाई लोग अलग अलग हो जाते हैं तो उनको फिर अलग अलग परिवारों के तौर पर अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा। इस वजह से कुमाऊं में संयुक्त परिवार की स्थिति बनी रही। पर गोरखे और ज़्यादा चालाक थे। जब उन्होंने देखा कि ये लोग तो जो है परिवार तो बढ़ ही नहीं रहे, परिवार न बढ़ने की स्थिति में इन्होंने क्या लगाया, मुंड कर, यानी कि प्रत्येक मुंडी पे एक कर, यानी कि प्रत्येक मुंडी पर जो है टैक्स लगेगा। अब परिवार पर नहीं, मौ पर नहीं, बल्कि मुंडों पर टैक्स लगाया जाएगा। ये जो है इनका सिस्टम थोड़ा सा समय समय पे अपडेट करते रहते थे वो। नेक्स्ट है देखिए अधनी दफ्तरी। अधनी दफ्तरी नाम से स्पष्ट है, जो दफ्तरी होते थे, दफ्तरी यानी कि जो एक तरीके से राजस्व कर्मचारी होते थे, उन कर्मचारियों से जो टैक्स लिया जाता था वो अधनी दफ्तरी कहलाता था। नेक्स्ट है जान्या शून्या। जान्या शून्या मतलब नाम से ही स्पष्ट है, अगर आप पहाड़ी भाषा को समझ रहे हैं, जान्या शून्या मतलब जानने वाला, सुनने वाला, मतलब जो समझदार हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो एक तरीके से। बेसिकली वो कौन होगा, जो जानने वाला व्यक्ति। उस समय तो मेरे ख्याल से राज कर्मचारी ही होते थे, तो राज कर्मचारियों से लगान के बाबत पूछने पर ये टैक्स पहुंचता जो है पड़ता था। अगर आप पूछताछ कर रहे हैं कि क्या टैक्स किस तरीके से सिस्टम, समझने के लिए जो आपको जानना सुनना टैक्स लिया जाता था। इस तरीके से बहुत सारे टैक्स थे। देखिए जैसे बख्शात है, बख्शीश है, कल्याण धन, केरू, घरू, खुना, बहुत सारे टैक्सेस थे जिनको हम लोगों ने अभी जो है मुझे लगता है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और लेंदी करते हुए, क्योंकि गोरखा समय पे चल रहे हैं और अभी कुमाऊं पे ही हम लोग हैं, गढ़वाल नहीं गए हैं, तो इससे इतना समझ लीजिए कि कुमाऊं में जब हैं तो कुमाऊं में चंद जो थे वो क्या हुआ, चंदों का क्या हुआ। आप लोगों ने पढ़ा कि हाँ भाई अंतिम राजा जो है महेंद्र चंद था, और 1790-91 में जो है भी सन रहा होगा, उस समय हमला हुआ और जो है कुमाऊं में गोरखों का कब्जा हो गया। फिर चंदवंशी जो थे वो कहाँ चले गए, बेसिकली कहाँ चले गए वो चंदवंशी। तो उन चंदवंशियों का क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए अगर हम राजा महेंद्र चंद की बात करें तो राजा महेंद्र चंद और उसके छोटे भाई लाल सिंह के बीच सत्ता के लिए संघर्ष पहले से चला आ रहा था, क्योंकि लाल सिंह ने कई सारे युद्धों में उसका सहयोग किया है। इसे हम लोग जब चंद्रवंश पढ़ रहे होंगे तो संभवतः उस समय हम लोग इसे क्लियर करेंगे। अब चूँकि देखिए राजा महेंद्र बड़ा था तो उसे अल्मोड़ा की गद्दी मिल गई। अब जब अल्मोड़ा की गद्दी मिल गई तो चंद्रवंश जो लाल सिंह था उसने भी जो है बराबरी का अधिकार रखता था, उसने बहुत सारे युद्धों में भूमिका निभाई थी। तो इसने क्या किया कि जो चंद राजवंश था यहीं पर दो हिस्सों में बंटना शुरू हो गया था। लाल सिंह को जो है एक तरीके से तराई परगना दे दिया गया था। तराई परगना उस समय क्या बोलते हैं, तराई परगने का जो मुख्यालय हुआ करता था उस समय तो है रुद्रपुर था। अब वर्तमान में जो है उसे बाद में काशीपुर लाया गया। काशीपुर किसने लाया हम नीचे देखेंगे, इसलिए हम इसे दो हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं। एक चंद्रवंश जो अल्मोड़ा में राज करता था, अल्मोड़ा शाखा, और दूसरा जो है काशीपुर शाखा। काशीपुर शाखा क्योंकि अब वर्तमान में काशीपुर में है, तब तराई शाखा या रुद्रपुर शाखा भी कहा जाता होगा, क्योंकि तब इनका जो एक तरीके से राजमहल था वो रुद्रपुर में ही हुआ करता था। हालांकि देखिए अल्मोड़ा शाखा जो बड़े भाई की थी यानी कि महेंद्र चंद की, और काशीपुर जो है लाल सिंह की शाखा थी। और इसी में जो है अल्मोड़ा शाखा की बात करें तो अल्मोड़ा शाखा में महेंद्र चंद के बाद इनका पुत्र कुंवर आन सिंह आया, और कुंवर आन सिंह के बाद जो है क्या बोलते हैं अल्मोड़ा शाखा खत्म हो गई, क्योंकि कुंवर आन सिंह की कोई संतति नहीं थी, इसलिए अल्मोड़ा शाखा खत्म हो गई। तो वर्तमान में जो बची हुई शाखा है वो क्या बोलते हैं उनकी शाखा, कुंवर आन सिंह जो के बाद जो है अल्मोड़ा शाखा समाप्त होगी। तो वर्तमान में जो संचालित शाखा है वो शाखा जो है किसकी है, काशीपुर शाखा जो है। अब अल्मोड़ा शाखा में क्या क्या हुआ देख लीजिए।
सबसे पहले महेंद्र चंद के पुत्र प्रताप चंद को पढ़ेंगे, जो ऊपर मैंने रॉन्गली ये कह दिया कि महेंद्र चंद का पुत्र जो है आनंद सिंह था, नहीं, बल्कि आप लोग देखिए महेंद्र चंद का पुत्र जो था वो था प्रताप चंद। और प्रताप चंद गद्दी पे बैठा तो प्रताप चंद जो है गद्दी पे बैठा, गद्दी पे तो क्या कहें, एक तरीके से ये कह लीजिए कि गोरखा काल में सीधे तौर पर महेंद्र चंद तो थे ही, महेंद्र चंद के बाद जो है उनका पुत्र जो है प्रताप चंद जीवित रहा, इतना कह लीजिए, क्योंकि गद्दी तो कहीं थी नहीं। अब जब प्रताप चंद जीवित रहा तो गोरखों ने तो कोई तवज्जो दी नहीं, गोरखों ने तवज्जो नहीं दी, पर अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ आकर के उसे तवज्जो दी, और अंग्रेज़ों ने प्रताप चंद को क्या बोलते हैं, अल्मोड़ा और अल्मोड़ा के कुछ गांव और मुरादाबाद में 2 गांव जो है जागीर के रूप में दिया, ये मानते हुए कि आप चंद शासन या चंद राज परिवार से संबंधित हैं, ये मानते हुए इन्होंने क्या किया, अल्मोड़ा में कुछ गांव और 2 गांव जो है मुरादाबाद में जागीर के रूप में दिया। दूसरा राजा राजा नंद सिंह प्रताप चंद का पुत्र था, इसे डिप्टी कलेक्टर के पद में जो है नियुक्त किया गया ब्रिटिश द्वारा। नेक्स्ट राजा भीम सिंह, ये महत्वपूर्ण है, भीम सिंह क्यों महत्वपूर्ण है इनको आप लोग जानते हैं। देखिए क्योंकि भीम सिंह एक तरीके से थोड़ा सा क्रांतिकारी हो गए थे। क्रांतिकारी कैसे हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने राजा के तौर पर इनकी पेंशन बंद कर दी थी। अब जब पेंशन बंद कर दी थी तो क्यों ये पहले तो देखिए जो क्रांतिकारी थे उनसे जा मिले और क्रांतिकारियों से जा मिले, पर बाद में इन्हें तहसीलदार के पद पर नियुक्त कर दिया गया, तो जो है ये एक तरीके से क्या हो गए, मध्यस्थ के रूप में हो गए। हालांकि देखिए खुले तौर पर तो ये कभी राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं आए, पर राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने जो सामाजिक संगठन थे उनमें भूमिका निभाई। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1870 में जब डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, तो डिबेटिंग क्लब के संस्थापक या संरक्षक जो थे पदच्युत राजा भीम सिंह थे। यही भीम सिंह जो है उस संगठन के संरक्षक के तौर पर थे, ये एक तरीके से वित्तीय मदद उस संगठन को कर रहे थे। इनके 2 पुत्र हुए राजा भीम सिंह के, राजेंद्र सिंह और जो है आन सिंह। राजेंद्र सिंह ने अपना विवाह नेपाल में कर लिया और नेपाल में जाकर ही अल्पायु में उनका निधन हो गया, उनके वहाँ कोई संतति उत्पत्ति नहीं हुई। ऐसे ही आन सिंह ने विवाह नहीं किया तो अल्मोड़ा शाखा यहीं पर ख़त्म हो गई। और अल्मोड़ा शाखा इसीलिए देखिए चंदों की जो राजधानी थी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में कोई चंद के उत्तराधिकारी जीवित नहीं रहे। अब हम देखेंगे काशीपुर शाखा। काशीपुर शाखा की बात करें तो देखिए काशीपुर शाखा में क्या है, काशीपुर शाखा की बात करें तो काशीपुर शाखा में क्या है, काशीपुर शाखा क्योंकि महेंद्र चंद के छोटे भाई या महेंद्र सिंह के छोटे भाई लाल सिंह ने जो है वहाँ की शाखा संभाली थी, तो वहाँ जो है काशीपुर में जो है लाल सिंह का 1828 में निधन हो गया और 1828 में उनके निधन के बाद राजा गुमान सिंह जो है काशीपुर की गद्दी में बैठे। आप लोगों ने देखिए गुमान सिंह का नाम कब सुना होगा, आप लोगों ने, चलो गुमान सिंह को चाहे पढ़ा ना पढ़ा, पर आप लोगों ने लोकरत्न गुमानी पंत को तो पढ़ा ही है। लोकरत्न पंत जिन्हें राजा गुमान सिंह के नाम पर गुमानी पंत नाम मिला, तो वो यही राजा थे, लाल सिंह के पुत्र जो है राजा गुमान सिंह थे, जिनके नाम पर उन्हें क्या मिला, गुमानी पंत को गुमानी नाम मिला, लोकरत्न पंत जिनका मूल नाम था। और देखिए एक महत्वपूर्ण और पॉइंट है कि राजा गुमान सिंह ने जो है तराई पर उस समय आक्रमण हो रहे पिंडारी नेता अमीर खां को जो है युद्ध में जो है पराजित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला जो है राजा गुमान सिंह के बाद कौन आया, तो राजा गुमान सिंह के बाद आए राजा शिवराज सिंह। शिवराज सिंह चौहान में मत चले जाइएगा, मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो, कहीं शिवराज सिंह चौहान कहेंगे पता चल रहा है वो मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम को आप लोग यहाँ न ले आओ। तो देखिए 1836 में जो है ये गद्दी में बैठा और 1840 में इसी ने काशीपुर में महल बनवाया और रुद्रपुर छोड़ करके काशीपुर में रहने लगा। इसीलिए इसी के समय से इसे काशीपुर शाखा का नाम दिया गया, इसी के कारण। इससे पहले ये लोग कहाँ रहते थे, रुद्रपुर में। जो है इसने जो है हम बात करें 1857 में अंग्रेज़ों की जो है मदद की, और अंग्रेज़ों की मदद करने के कारण ही अल्मोड़ा में अंग्रेज़ों ने शिवराज संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी जो है करवाया। खैर जो भी कुछ है 1857 के बाद तो अंग्रेज़ों ने बहुत सारे सुधारवादी कार्य कुमाऊं में किए हैं, उनको हम बाद में देखेंगे। पहले अन्य राजाओं की बात करें, राजा हरिराज सिंह 1886 में जो है गद्दी पे बैठे और इनके सबसे बड़े पुत्र उदयराज सिंह राजा बन गए। तो इनके जो छोटे लड़के थे, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, कुंवर आनंद सिंह। कुंवर आनंद सिंह जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे और बाद में संसद सदस्य भी रहे ये। तो याद रखिएगा बड़ा लड़का जो था उदयराज सिंह वो बाद में राजा बना, 1898 में जो है गद्दी में बैठा, और इनका लड़का जो हुआ वो हुआ राजा हरिचंद राज सिंह। और हरिचंद राज सिंह के बाद वर्तमान में इनके पुत्र जो है करमचंद सिंह बाबा या केसी बाबा, जो सांसद भी रहे, वेट लिफ्टर भी रहे हैं, वो इसके मुखिया है, इस वंश के जो है मुखिया है। मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, लंबी न हो
छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच आना चाहिए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को लिए अगले दिन मैं इस वीडियो को क्लियर करूंगा कि गोरखों का आगमन और भ्रांतियां एवं सच क्या है। 1790 में आए थे, 1791 में आए थे। इस भ्रांति को हम कल स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।